हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। हम लक्ष्मीकांत किताब कंप्लीट कर रहे हैं, आप भी साथ में पढ़ना। ये लेक्चर है आज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। आप कंफ्यूज मत होना, ये पार्लियामेंट चैप्टर जो है उसी का एक्सटेंशन है। जैसे कि पार्लियामेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने कॉम्पोजिशन बताया था, पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा लोकसभा के कॉम्पोजिशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो किताब में जो आपको मिलेगा, जो पार्लियामेंट आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स में आपको टॉपिक मिलेगा डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट चैप्टर जो है बहुत ब्रॉड है, तो इसीलिए इसमें और टाइम लगेगा और लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों इसका ये मतलब है, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल की सरकार है। होता है ना, पहले क्या होता था कि जिसकी अब जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो ये कमज़ोर होने लगी, तो ये चले जाते हैं जंप करके विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो मतलब ये हमेशा चलता था। या फिर जो है एमपीज़ को एमएलएज़ को खरीद लिया जाता है, आपको पता है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और हमारे संविधान में ये शेड्यूल 10th में आता है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आता है। तो दोस्तों ये शेड्यूल 10 में आता है। यानी कि दल बदल की जो सरकार है जिसको डिफेक्शन कहते हैं, उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, डिफेक्शन के अगेंस्ट एक कानून बनाना। तो दोस्तों ये अलग से चैप्टर है, काफ़ी डिटेल्स में है, लेकिन पार्लियामेंट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए इसके बारे में आप भी पढ़ लीजिए और थोड़ा फैमिलियर हो जाइए। बाकी इसके पूरे डिटेल्स में मैं एंटी डिफेक्शन लॉ जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में उसमें पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों आप किस ग्राउंड पे जो है डिस्क्वालीफाई होते हो? अगर आप एमपीज़ हो तो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो आपका क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप मतलब एमपी बन चुके हैं तो आपका सीट आपको कब छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप जो है कब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि आप एमपी बनते ही नहीं हैं। एक होता है दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाना, कि मतलब आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। एक होता है वैकेटिंग ऑफ सीट्स, जब आपको अपना सीट खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट है कि इफ़ ही वॉलंटरली gives off of membership of the political party on whose ticket he was elected to the house। सिंपल है, अगर वॉलंटरली का मतलब अगर मन से, अपने अपने हिसाब से, अगर अपने मन से कोई मेंबरशिप जो एमपी है या फिर किसी की मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी में, तो अगर वो छोड़ देता है जिस टिकट से, अगर वो इलेक्ट हुआ है, तो अगर वो क्विट कर देता है, वॉलंटरली छोड़ देता है मेंबरशिप, तो वहाँ पे तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है कि अगर ही इफ़ ही वॉन्ट्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रैरी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मान लो बीजेपी है, और बीजेपी का कोई मेंबर है, ठीक है, तो उसने अगर वोटिंग जो है, अगर सबने पार्टी ने कहा कि इस चीज़ के लिए वोट कीजिए, इस मोशन को वोट कीजिए या फिर जो भी है, तो अगर वो पार्टी से लिए वोट करने, अगर उनके अगेंस्ट वोटिंग कर देता है या फिर वो वोटिंग करता ही नहीं है, तो ये भी मान लिया जाएगा कि वो अब पार्टी में नहीं रहना चाहता है, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। कहने का मतलब है कि अगर आपने अकेले कोई सीट आपको मिली थी, आप इलेक्शन लड़े थे इंडिपेंडेंटली, और आपने क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली बाद में, तो दोस्तों उस ग्राउंड पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने तो आपको वोट दिया था, ठीक है, आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको वोट नहीं दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, आपको पता है नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं दोस्तों? लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स 2 हैं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 हैं। इसके पहले जो वाला लेक्चर है उसमें काफ़ी डिटेल्स में मैंने लोकसभा राज्यसभा के कॉम्पोजिशंस के बारे में बताया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बताया, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो दोस्तों जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जो डायरेक्टली इलेक्ट होके, जिनको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं वैसे मेंबर, तो वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर वो ज्वाइन करते हैं 6 महीने के बाद, एक मतलब आपके कहने का मतलब है कि 6 महीने के अंदर
विद इन 6 मंथ्स आपको जिसको ज्वाइन करना है कर लो, अगर 6 मंथ्स के बाद आप ज्वाइन करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपने मेंबरशिप से। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंडर द 10th शेड्यूल क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। 10th शेड्यूल जो है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक शेड्यूल है, और सारे शेड्यूल्स याद करना जरूरी है, उस पर भी लेक्चर आएंगे। तो दोस्तों 10th शेड्यूल में बताया गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड कौन करेगा। ठीक है, मान लो कि डिसाइड करना है कि ये जो है एक मेंबर जो है एमपी है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है। उसने क्या किया कि अपना मेंबरशिप जो है वॉलंटरली रिज़ाइन कर दिया है, छोड़ दिया है, तो अब इसको डिस्क्वालीफाई करेगा कौन। दोस्तों हमारे संविधान में ये लिखा है कि इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अब आप पूछेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो दोस्तों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो होता है ना, जैसे क्लास के मॉनिटर हो गया, कॉलेजेस में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक लीडर होता है ना, वो क्लास को पूरा देखता है। तो दोस्तों उसी तरह क्या होता है कि लोकसभा में भी एक लीडर जैसे होते हैं जो लोकसभा को हैंडल करते हैं, उनको उनको चलाते हैं, मतलब उनको लीड करते हैं। एक मेन ऐसा होता है कि जिनकी बात सब सुने, है ना, सब उनकी बात सुने, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो वैसे ही एक हाउस में एक लोग को रखा गया है, तो लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा में होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा में, उनको रखा गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तहत, कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं स्पीकर होते हैं लोकसभा में, और चेयरमैन कहते हैं राज्यसभा में। और ये चेयरमैन कौन होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि हम क्लास में मॉनिटर कहते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में कौन होता है, तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में कौन होता है, तो राज्यसभा में चेयरमैन कहते हैं। और ये चेयरमैन राज्यसभा वाले जो हैं ये कौन होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और ये वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा में नहीं होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट बस राज्यसभा में होते हैं। तो दोस्तों ये था कि ये इनका डिसीजन जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन का होता है, ये बताते हैं कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं अंडर द 10th शेड्यूल। और दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिडेंट का डिसीजन कब फाइनल होता है। तो प्रेसिडेंट का डिसीजन कब फाइनल होता है, एक ये बात हो जाती है, और एक ये बात होती है कि 10th शेड्यूल के तहत जो होता है कि वो स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रेसिडेंट वाला डिस्क्वालिफिकेशन कैसा है और ये स्पीकर वाला और चेयरमैन वाला डिस्क्वालिफिकेशन कैसा है। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट वाला डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का ही है, दोनों मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का ही है। लेकिन जो ये वाला डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे देखो हम डिफेक्शन का पढ़ रहे हैं, है ना, दल बदल कानून के बारे में जो अगेंस्ट है जाएगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ये डिफेक्शन वाला जो केस होगा कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जाएगी, तो दोस्तों उस केस में जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनका रोल आता है। और ठीक है, बाकी सारे केसेस में प्रेसिडेंट का रोल आएगा, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन में, और वो इलेक्शन कमीशन से रिकमेंडेशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस था, आप इसे याद रखना। अब दोस्तों है वैकेटिंग ऑफ सीट्स। वैकेटिंग ऑफ सीट्स का मतलब होता है कि सीट खाली करना बिल्कुल भी। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कि मतलब आप ये नहीं हो सकते, यहाँ पे है कि आपका सीट कब खाली हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैकेट सीट, आप ध्यान से देखना इसे और सुनना। डबल मेंबरशिप, पहला है डबल मेंबरशिप। ठीक है दोस्तों, इसमें ये है कि जो पर्सन है एक बार में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि दो हाउसेज है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप जो है अगर आप एमपी हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि मैं दोनों हाउस में जो है मैं मेंबर बन जाऊं, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक ही हाउस के मेंबर हो सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये बात जो है ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताई गई है। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, कौन सा पार्लियामेंट के द्वारा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्रीलिम्स में आपको पता है ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में ये लिखा है कि जो है वैकेटिंग ऑफ सीट्स जो है
वैकेट करना पड़ेगा सीट अगर डबल मेंबरशिप होती है। तो आप तो कहेंगे तो बिल्कुल सही है, हमने ऐसा पढ़ा था लक्ष्मीकांत पे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो है उसमें पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी वैकेटिंग ऑफ सीट्स के बारे में बताई गई है। ये जो है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट किसका एक्ट है, तो कानून है, हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, तो ऑब्वियसली बात है ये पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाई गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे है कि अगर आपका डबल मेंबरशिप होता है तो फिर वहाँ पे आपको एक सीट वैकेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप इलेक्ट हो गए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो आपको क्या करना होगा, आपको 10 दिन के अंदर आपको ये बताना होगा कि 10 डेज़ के अंदर कि आपको किस हाउस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन, तो अगर कुछ नहीं बताया, ठीक है, मान लो 10 दिन हो गए और आपने कुछ नहीं बताया, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपकी जो राज्यसभा की सीट होगी वो वैकेंट कर दी जाएगी। ठीक है, और ये वाली सीट आपको दे दी जाएगी लोकसभा की। तो अगर कोई सिटिंग मेंबर है, इसमें काफ़ी ध्यान से सुनना और 2-3 बार सुनना और पढ़ना भी, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, स्टार्टिंग में लगेगा आपको, लेकिन आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहला तो ये है कि अगर आप दोनों को मेंबरशिप आपको मिल जाता है तो आपको 10 दिन में बताना है कि आप किस हाउस को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर मान लो 10 दिन हो गए, आपको याद नहीं रहा, आप भूल गए, नहीं बता पाए, तो वहाँ पर आपका जो राज्यसभा का सीट है वो वैकेंट कर दिया जाएगा और आपको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर है एक हाउस का और वो भी इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस का, तो मान लो कि एक हाउस मतलब क्या, एक हाउस और ये दूसरा हाउस, ये लोकसभा या राज्यसभा भी हो सकता है, ये भी लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि आप लोकसभा के थे, ठीक है, तो अगर आप एक हाउस के थे, आप लोकसभा में इलेक्टेड थे, ठीक है, मतलब पहले से थे आप, लेकिन आप जो हैं आप राज्यसभा में भी इलेक्ट हो जाते हैं, पहले से थे इसमें इलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपका सीट है फर्स्ट हाउस का, मतलब जो पहला हाउस रहेगा उसमें वैकेंट कर दिया जाएगा और दूसरे वाले हाउस में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन है। नेक्स्ट है कि मान लो कि पर्सन जो है, एक पर्सन इलेक्ट हो जाता है एक ही हाउस में 2 सीट पे। ठीक है, मान लो लोकसभा में इलेक्ट हो गया, तो दोस्तों मैं वही बता रही आपको कि अगर मान लो जो थर्ड पॉइंट है कि अगर एक ही हाउस में, मान लो लोकसभा है, एक ही हाउस में अगर एक ही पर्सन 2 सीट पे अगर इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको क्या करना होगा कि उनको अपना ऑप्शन देना होगा एक के लिए। आप एक के लिए अपना ऑप्शन दीजिए, वरना आपकी दोनों की दोनों सीट वैकेंट कर दी जाएगी। तो ये था कि किस तरीके से वैकेंट ऑफ सीट्स होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि डबल मेंबरशिप वाला है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में ये है कि इफ़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लो कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ ऐसी बातें लिखी गई है, ठीक है, ओरिजिनल संविधान में अगर कुछ ऐसी बातें लिखी गई है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है जिसमें कि सीट वैकेंट कर देनी चाहिए, तो वहाँ पे भी सीट जो है वैकेंट कर दी जाएगी। सिंपल है। और नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। मान लो कि कोई रिज़ाइन ही कर देता है, ठीक है, तो वो अगर कोई रिज़ाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो वो देगा या तो राज्यसभा के चेयरमैन या तो लोकसभा के स्पीकर को देगा। ठीक है, उस केस में भी सीट क्या है, वैकेंट कर दी जाती है जब रिजाइन कोई कर देता है तो। और जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक होता है कि आप रिज़ाइन करते हो और एक होता है कि आपके ऑफिस में उसको एक्सेप्टेंस दी जाती है। तो जब कोई रिज़ाइन करता है एमपी और जब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर वो उन्हें लगता है, जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन है लोकसभा या राज्यसभा को, अगर उनको नहीं लगता कि उनको सेटिस्फाई नहीं होते, उनको लगता है कि किसी जेन्युइन रीजन से नहीं दे रहे हैं, वॉलंटरली अपने मन से नहीं दे रहे हैं, किसी प्रेशर में दे रहे हैं या फिर कोई मजबूरी है, तो जल्दी वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंस। एक हाउस है, जैसे कि मान लो कि लोकसभा है, ठीक है, या फिर राज्यसभा है, तो हाउस है, एक हाउस में अगर कोई सीट अगर वैकेंट करना है, अगर कोई मेंबर जो है अपने मीटिंग से बहुत दिनों से एब्सेंट है, कितने दिनों से एब्सेंट है, अगर वो परमिशन के बिना 60 डेज़
ठीक है, परमिशन लेके है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर परमिशन के बिना 60 दिन तक कोई एमपी गायब है, कोई अता पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या की जाती है, उनकी सीट जो है वैकेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट है अदर केसेस। अदर केसेस में क्या है, अदर केसेस में दोस्तों ये है कि जब कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इलेक्शन जो होता है डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड। वॉइड का मतलब कि रिजेक्टेड, कि ये सही लीगल तरीके से ये नहीं था, तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर हाउस के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा मिसचीव हरकतें कर रही हैं, गलत हरकतें अगर कोई हाउस में कर रहा है, तो हाउस के द्वारा अगर किसी को एक्सपेल कर दिया जाता है तो वो हो जाता है, ये अदर केसेस में है। और क्या किया जाता है कि जब अगर कोई ऑफिस ऑफ द, मान लो कि आप कोई आप एमपी हो और अगर आप इलेक्ट हो जाते हो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तो आपने जो दूसरे सीट पे, आप दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं, तो आपको तो अपना सीट खाली करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक टाइम में सारा काम कर लोगे। तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर आप अपॉइंट होते हो या फिर प्रेसिडेंट के लिए आप अपॉइंट होते हो, इलेक्ट होते हो, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपका जो पहले का सीट है वो वैकेंट करना पड़ता है। या फिर इसी केस में जैसे प्रेसिडेंट है वैसे स्टेट में गवर्नर है, तो अगर गवर्नर जो है अगर उनके लिए अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंट होने जा रहे हो गवर्नर की पोस्ट पे, तो आप जिस सीट पे पहले हो उसको आपको वैकेंट करना पड़ता है रिज़ाइन देके, ठीक है। और रिजिग्नेशन किसे देना होता है, तो वो देना होता है आपके हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन। तो दोस्तों ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि आपको साथ में देखते हुए चलना है और पढ़ना है। कह रहे हैं कि इफ़ डिसक्वालिफाइड पर्सन इज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो प्रोसेस टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड। दोस्तों इसका ये मतलब है कि मान लो कि कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, डिसक्वालिफाइड है, कुछ ग्राउंड्स हमने देखे डिसक्वालिफिकेशन के, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, देखो यहाँ पे हमने ग्राउंड्स देखे ना, डिसक्वालिफिकेशन के ये ग्राउंड्स हैं। और उस पर्सन को इलेक्ट कर दिया जाता है पार्लियामेंट में। चूँकि हम दोस्तों पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए हमारा फोकस एमपी पे है, ठीक है। जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के या फिर पार्लियामेंट के मेंबरशिप जिनके पास है उन पे हमारा फोकस है। स्टेट वाले के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे है कि अगर कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन को इलेक्ट कर दिया जा रहा है मान लो पार्लियामेंट पे, तो संविधान में ये लिखा गया है, मतलब संविधान में लिखा ही नहीं गया है कि कोई भी प्रोसेस कि किस तरीके से ऐसे इलेक्शन को वॉइड यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि स्टेटमेंट में कि संविधान में लिखा गया भाई लंबा प्रोसेस है कि अगर इलेक्शन में कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन अगर इलेक्ट हो जाता है तो ये ऐसी इतनी सारी बातें लिखी गई है कि उसको किस तरीके से हटाना है, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे दोस्तों, उनको नहीं पता था कि जो आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होंगे, क्या सर्कमस्टांस होंगे। ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा गवर्नेंस है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उन्होंने ये पार्लियामेंट पे और जो कैबिनेट्स हैं उन पे ये छोड़ दिया था, गवर्नमेंट पे छोड़ दिया था कि वो किस तरीके से एक्ट बनाएंगे और किस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो आपको पता है काफ़ी फेमस एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दोस्तों दो है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है और एक 51 है। दोनों को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में स्पेशली ये वाला चीज़ ऐड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि विच एनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर द इलेक्शन वॉइड, जो कि हाई कोर्ट को बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बोला गया। यहाँ पे देखो कितना अलग है इलेक्शन वाला मैटर में। पहले तो हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि इलेक्शन वॉइड है कि नहीं। उसके बाद जो अक्यूज पर्सन है, वो अग्रीव्ड जो पर्सन है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपील करके कि नहीं मुझे हाई कोर्ट की बात पे भरोसा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये पूरा काफ़ी, देखो ये छोटा था, डिस्क्वालिफिकेशन था, वैकेटिंग ऑफ सीट्स था, दो ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इधर उधर की जो जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है इसको समझने में, चीज़ों को समझने में, और जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सैलरीज देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे, यानी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या काम होता है, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्पीकर काफ़ी लीड करते हैं हाउस को, उनकी बातें लोग मानते हैं, तो आखिर उनकी क्या पावर फंक्शंस हैं कि बस वो नाम के लिए बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।